बंधुओं नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मई महीने में स्टेट की परीक्षा का निर्धारण हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तत्संबंधी जो सिलेबस है उस सिलेबस का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए और जितना हो सके उतना अभ्यास करेंगे तो उससे बहुत सारे फायदे हमारे लिए हो जाएंगे। तो साथियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आप सबके समीप, आप सबके सम्मुख संधि के विषय को लेकर के। और यह जो संधि का विषय है यह मैराथन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज लगभग जो संधि मैं पढ़ा रहा हूँ वह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ही आवश्यक जानकारी आपको मिलेगी इससे, और निश्चित रूप से आप वहाँ पर प्रश्नों को करके आएंगे। तो आज जो क्लास होने वाली है वह मैराथन की क्लास होने वाली है, संधि की। ठीक है, तो अविलंब हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वह ये है कि संधि कहते हैं अर्थात संधि किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न यही है कि संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं। पहला जो इसका देखेंगे, नंबर ए, दो पदों को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो दूरवर्ती पदों के मेल को संधि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि संधि कहाँ पर होती है। उसके लिए आपने सबसे पहले जो सूत्र पढ़ा है संधि में, वरदराजाचार्य की जो पुस्तक है लघु सिद्धांत में, उसमें इकोणची नाम के सूत्र को संधि के प्रकरण में आपने सबसे पहले पढ़ा है। वहाँ पर इकोणच की वृत्ति में लिखा हुआ है, इका स्थाने यण स्यादच संहितायाम विषय। संहितायाम विषय अर्थात संहिता का विषय होगा तभी वहाँ पर संधि होगी। तो यह संहिता है क्या? तो उससे पहले हम संहिता करने वाला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है परसन्निकर्ता संहिता। परसन्निकर्ता संहिता वह कहता है कि वर्णानामित सहिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, अर्थात वर्णों के अत्यंत सन्निकटता को ही हम क्या कह देंगे, संहिता कह देंगे। अर्थात वर्णानामत संहिता अर्थात वर्णों के जो है अत्यंत सन्निकट जब हों दो वर्ण, तभी क्या हो जाएगा, तभी जो है वहाँ पर वर्णों के ही मेल को हम संधि कह देते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वह यही होगा कि वर्णों के दो मेल को ही क्या कह देंगे, संधि कह देंगे। तो संहिता करने वाला सूत्र कौन सा है? तो परसन्निकर्ता संहिता, यह संहिता संज्ञा करता है और यह कहता है कि वर्णों के अत्यंत सन्निकट जब आ जाएं तो उनकी मैं क्या कर देता हूँ, उनकी मैं संहिता संज्ञा कर देता हूँ। दूसरे प्रश्न की ओर देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती। लिखा है कि संधि आप स्वेच्छया कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती, आप अपने की इच्छा के अनुसार कहाँ पर संधि कर सकते हैं। तो जो आप संधि अपने अनुसार कहाँ कर सकते हैं, कह रहे हैं कि संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है। तो संधि कहाँ पर आवश्यक नहीं मानी जाएगी? क्या जब एक पद हो तो वहाँ संधि आवश्यक नहीं मानी जाएगी, अथवा समास में संधि आवश्यक नहीं मानी जाएगी, या फिर आगे देखेंगे जो इसके बाद क्या आप धातु उपसर्ग में जो है नहीं मानेंगे या वाक्य में नहीं मानेंगे। तो संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानेंगे? एक पद में, समास में, धातु में, या जो है वाक्य में, कहाँ पर? तो उसके लिए एक श्लोक मिलता है कि
संहितैक पदे नित्या अर्थात संहितैक पदे नित्या, एक पदे नित्या संहितई अर्थात जो संधि होगी बंधुओं, वह संधि जो होगी वह एक पद में नित्य होगी। संधि कहाँ पर आवश्यक नहीं मानी जाती, प्रश्न ये है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कहाँ पर आवश्यक नहीं मानी जाएगी, तो कह रहे हैं कि संहितैक पदे नित्या, एक पद में जो है वह संहिता वह संधि नित्य होती है, तो एक पद में तो नहीं होगी। क्या समास में, तो नित्या धातुपसर्गयोः, धातु और उपसर्ग में भी नित्य होती है, धातु और उपसर्ग में भी संधि नित्य होती है और एक पद में भी होती है, ठीक है। और नित्या समासे, नित्य जो है समास में भी होती है, नित्या समासे, ठीक है। वाक्य तु साविवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में तो आपकी इच्छा के अनुसार है। वाक्य जब आप कोई बोलेंगे तो आपकी इच्छा के अनुसार है कि आप वहाँ संधि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, परंतु कोई एक पद है ऐसा, जो एक पद है वहाँ पर आप नित्य संधि करेंगे, जहाँ पर समास है वहाँ पर आप नित्य संधि करेंगे, जहाँ धातु है वहाँ पर आप नित्य संधि करेंगे। यदि आप कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उस वाक्य में क्या कर देंगे, आपकी इच्छा के अनुसार वहाँ पर संधि होगी। तो आप लोग ये देखें कि एक पद में नित्य संधि होती है, समास में भी नित्य संधि होती है और धातु तथा उपसर्ग में भी नित्य संधि होती है, परंतु वाक्य तु साविवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में संधि करना है कि नहीं करना है, वह जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वह उसकी इच्छा के अनुसार होता है कि वह उसमें संधि कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे अगला जो प्रश्न है नंबर 3 का, वह प्रश्न है कि व्याकरणे संहिता पदेन सूच्यते, व्याकरण में संहिता पद सूचित है, क्या सूचित है, संधि, लोप, समास या कारक। ये 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि व्याकरण में संहिता पद सूच्यते, व्याकरण में संहिता पद सूचित होता है, तो संहिता पद किसको बोलते हैं, तो संहिता पद अभी बताए हैं ना, वर्णा नाम संहिता सन्निधि संहिता संज्ञाता स्यात्, तो संहिता होने पर भी क्या होता है, उसी की क्या होता हो जाती है, संधि हो जाती है। संहिता अर्थात संधि है ना, संहिता अर्थात क्या हो जाएगा, संधि, सीधे सीधे। अच्छा, यहाँ पर जो लोप है, तो आप ये बताइए कि लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, जो लोप कर संज्ञा करता है उस सूत्र का नाम क्या है। तो बता दें कि उस सूत्र, अगर हम अदर्शनम लोपः को लेते हैं, देखिए उसके लिए अदर्शनम लोपः और तस्य लोपः, एक हो गया अदर्शनम लोपः और एक हो गया तस्य लोपः, ये 2 सूत्र प्राप्त होते हैं। अदर्शनम लोपः क्या कर सकता है, वो कहता है कि प्रसक्तता का ना दिखाई देना ही लोप है ना। अदर्शनम लोपः कहता है प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, ये कहता है कि प्रसक्तता का ना दिखाई देना ही, मैं उसको उसी को क्या कह देता हूँ, उसी को लोप संज्ञा कर देता हूँ। अब अर्थात जो अदर्शनम लोपः सूत्र है यह लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है, ठीक है। और तस्य लोपः क्या करता है, तस्य लोपः जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका जो है, तस्य लोपः क्या करता है, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप करता है, ठीक है। यह जो अदर्शनम लोपः है, यह अदर्शनम लोपः लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है, और तस्य लोपः जिसकी इत संज्ञा हो जाती है। जब अदर्शनम लोपः के द्वारा मान लो किसी वर्ण की इत संज्ञा हो, लोप संज्ञा हो गई, तो यह जिसका लोप संज्ञा हो जाती है उसको इत कर देता है, ठीक है। तस्य तो लोपः स्यात् है ना, जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप कर देता है, ठीक है। अच्छा, इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में जो अंत्य जो उपदेशे जनुनासिक इत क्या कहता है कि उपदेश में जो अंत है उसी को क्या हो जाता है, अंत्यज उसकी इत संज्ञा वो कर देता है, ठीक है। उपदेशे जनुनासिक इत, तस्य लोपः क्या करता है, जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप कर देता है। और अदर्शनम लोपः क्या करता है, पहले आप देख लीजिए कि अदर्शनम लोपः को और अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न चूंकि पूछा जाता है। अदर्शनम लोपः जो सूत्र है, यहाँ देखिएंगे, जो अदर्शनम लोपः सूत्र है वह क्या कहता है, वह कहता है कि हम लोप संज्ञा करते हैं, ठीक है। यह लोप संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया। अच्छा, इसके बाद हलंत्यम क्या करता है,
जो हलन्त्यम नाम का सूत्र है वह कहता है उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल होता है उसकी इत संज्ञा करता है। ठीक है, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात् है ना, उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल है उसको इत बना देता है कौन, हलन्त्यम। इसके बाद जो तस्य लोपः है वो क्या करता है, तो तस्य लोपः कहता है कि जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका मैं लोप कर देता हूँ। तो इस पर आप कंफ्यूज मत रहिएगा कि अदर्शन लोपा और तस्य लोपा में लोप करने वाला कौन सा है। तो लोप संज्ञा करने वाला अदर्शन लोपः है, और इत संज्ञा का लोप करने वाला, यदि किसी का नाम इत हो गया हो तो उसका जो है लोप करने वाला कौन हो जाएगा, उसका लोप करने वाला तस्य लोपः हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है कि संधि के कारण हो सकता है, संधि के कारण क्या हो सकता है, लोप हो सकता है कि दो में से एक का द्वित्व हो सकता है, उपर्युक्त तो तीनों हो सकता है, या फिर चलिए यही उदाहरण 3 उदाहरण देख लेते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है कि संधि के कारण हो सकता है, संधि के कारण क्या हो सकता है, संधि के कारण क्या हो सकता है। 4 नंबर देखेंगे तो संधि के कारण कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोप भी हो जाता है। संधि के कारण क्या होता है, कभी कभी लोप भी हो जाता है, और दो में से एक को द्वित्व भी हो जाता है, दो में से एक को द्वित्व भी हो जाता है ना। अर्थात और भी मान लो कोई उदाहरण रहेगा तो उसमें उपर्युक्त तीनों हो जाएंगे। तो यहाँ देख लेंगे कोई उदाहरण, एक इसका छूटा हुआ है नंबर बी। चलिए कोई बात नहीं। तो इसके उदाहरणों में अगर देख लिया जाए, प्रश्न नंबर 4 है तो मैं इनका बता भी देता हूँ कि इसमें ऑप्शन क्या क्या होंगे। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर लोप, और जो बी नंबर है वो हो जाएगा कि कोई नया वर्ण आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है कि संधि के कारण क्या होता है, संधि होने पर क्या होता है। तो कोई कह रहा है कि भैया जब संधि हो जाती है तो किसी वर्ण का लोप हो जाता है। तो चलिए ठीक है, उसका लोप हो जाता है, लोप होने का मतलब वह वर्ण वहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, लोप भी होता है संधि होने पर। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, दो में से एक का द्वित्व हो जाता है, दो में से एक का द्वित्व भी होता है। कैसे, जो हम लोग देखे हैं शुद्ध्युपास्य को कर रहे थे तो अनचिचा सूत्र क्या कहता है, अनचिचा जो सूत्र है वह कहता है कि अचः पर शेयरो द्वेवा स्तः, अच से परे जो यर है उसको द्वित्व हो जाए विकल्प से, यही ना कहता है। अर्थात द्वित्व भी होता है, तो यह ऑप्शन भी सही है। पहला ऑप्शन ये है कि लोप भी होता है, दूसरा ये है कि जो है द्वित्व भी होता है। एक इसमें ऑप्शन और है जो बी नंबर है, बी नंबर का ऑप्शन ये है कि कोई नया वर्ण आ जाता है। हाँ ठीक है, कोई नया वर्ण भी आ जाता है, ये भी सही है कि कोई नया वर्ण आ जाता है। कैसे, जैसे जब संधि होती है तो ई के स्थान पर या हो जाता है, यण संधि में उ के स्थान पर वा हो जाता है, री के स्थान पर रा हो जाता है, और री के स्थान पर क्या हो जाता है, ला हो जाता है। अर्थात ये हुआ कि इनमें से उपर्युक्त तो तीनों हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है अच संधि किसे कहते हैं, अच संधि किसे कहते हैं। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी और डी। तो अच संधि किसे कहते हैं, क्या व्यंजन संधि को अच संधि कहते हैं, या स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, या विसर्ग संधि को अच संधि कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि अच माने है क्या। अच अर्थात अच प्रत्याहार, और अच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं आ ई उ रिल री ए ओ आई ओ, ये जो 9 वर्ण हैं ये स्वर वर्ण हैं, और स्वरों को ही क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। अर्थात जो
अच संधि होती है वह स्वर, उसी को क्या कहते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। क्योंकि अच संधि जो होती है, अच कहने से जो स्वरों का बोध हो जाता है, इसलिए स्वर संधि को ही अच संधि बोलते हैं। ठीक है। और हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते हैं? व्यंजन संधि में कौन से प्रत्याहार, व्यंजन में अगर सभी व्यंजनों को बोला जाए तो कौन से प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाएंगे? तो हल, हल प्रत्याहार हैवरट के हा से और हल के ला तक जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी व्यंजन हैं वो सभी व्यंजन हमारे किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे व्यंजन संधि में। ठीक है। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन था। इसमें जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर संधि को। क्या हो जाएगा? अच संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि को। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 6 हल संधि। देखिए हल संधि में विकार होता है, लिखा हुआ है कि हल संधि में विकार होता है। तो जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि व्यंजन का विकार होता है, कि स्वर का विकार होता है, या विसर्ग का विकार होता है, या फिर उपर्युक्त तीनों का विकार होता है। तो हल संधि में किसका विकार होता है? व्यंजन का विकार होता है या स्वर का विकार होता है? तो हल संधि में किसका विकार हो जाता है? हल संधि में व्यंजन का विकार होता है, ना कि स्वर का विकार होगा। हाँ, स्वर संधि में स्वर का विकार हो जाएगा। स्वर संधि में क्या होगा? स्वर संधि में स्वर का विकार हो जाएगा, परंतु व्यंजन संधि में व्यंजन का विकार होगा। जब दोनों तरफ व्यंजन होंगे तो व्यंजन संधि हो जाएगा, या एक तरफ व्यंजन या एक तरफ स्वर होगा तो फिर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा वहाँ पर। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हल संधि में जो विकार उत्पन्न होता है वह, चूँकि व्यंजन होने पर ही व्यंजन संधि होती है वहाँ पर, तो वहाँ व्यंजन का विकार हो जाएगा। इसका जो सही होगा वह होगा ऑप्शन ए। ठीक है। आगे देखेंगे वाक्य में संधि करना अथवा ना करना है। जो वाक्य में संधि, अभी देखिए इससे पहले जो पहला प्रश्न था इसी से संबंधित लगभग था, और उसमें हम बताए भी थे वाक्य में संधि करना अथवा न करना। ठीक है। यह प्रश्न है कि वाक्य में संधि करना अथवा न करना ऐच्छिक है कि उपर्युक्त ऐच्छिक है। ए नंबर, वाक्य में आप संधि कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार है, कि फिर निषिद्ध है। फिर सी नंबर क्या है? उपर्युक्त दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि संहितैक पदे नित्या, एक पद में जो संहिता होगी, जो संधि होगी वह नित्य होगी। नित्या धातु उपसर्गयो हो, धातु और उपसर्ग में जो संधि होगी वह नित्य होगी। नित्या समासे, और समास में भी जो संधि होगी वह नित्य होगी। वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षिते, परंतु वाक्य में जो संधि होगी वह बोलने वाले की इच्छा के अनुसार होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा नंबर ए। वाक्य में संधि करना अथवा ना करना ऐच्छिक होता है, वह वक्ता के बोलने के अनुसार है। वह जैसी इच्छा रखेगा, कि वह अगर ये इच्छा रखता है कि हम जो यह वाक्य बोल रहे हैं इसमें संधि करें अथवा ना करें, वो उसके अनुसार होता है, तो ऐच्छिक हो जाएगा। आगे देखेंगे धातु और उपसर्ग में संधि करना है। फिर वही धातु और उपसर्ग में क्या है? तो धातु नित्या धातु उपसर्गयो हो, धातु और उपसर्ग में भी क्या होता है? संहिता नित्य होती है। धातु और उपसर्ग में ऐच्छिक नहीं होता है, यह गलत हो जाएगा। ऐच्छिक नहीं हो सकता है, निषिद्ध भी नहीं हो सकता है। संहिता और इसमें जो है नित्य, यहाँ एक ऑप्शन हो जाएगा क्या? नित्य। तो नित्य क्या होगा? नित्य संधि होगी। किसमें? धातु और उपसर्ग में भी क्या होगा? नित्या धातु उपसर्गयो हो। इतना ध्यान रखिएगा कि धातु और उपसर्ग में भी जो संहिता होती है वह नित्य ही होती है। ठीक है। संहिता का तात्पर्य है, इसमें लिखा हुआ है कि संहिता का तात्पर्य है, पहला श्रेष्ठ पदीयता, अर्थात श्रेष्ठ पद हो जाना। संहिता किसे कहते हैं? कह रहे हैं श्रेष्ठ पद हो जाना ही क्या है? संहिता है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है उसमें बता रहे हैं कि यह ऑप्शन काट दीजिए, ये इसमें का नहीं है, ये ऊपर वाला था। इसके बाद एक तो संहिता का तात्पर्य क्या है? एक श्रेष्ठ है और एक
बता रहे हैं कि परसन्निकर्षा संहिता, संहिता का तात्पर्य है परसन्निकर्षा संहिता की श्रेष्ठ पदीयता अथवा उपर्युक्त तीनों। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा बंधुओं वो हो जाएगा परसन्निकर्षा संहिता। देखिए ऑप्शन पर बहुत ध्यान मत दीजिए कि चूँकि ऊपर नीचे हो गए हैं, तो जो प्रश्न है प्रश्न की प्रकृति में आपको आप तक पहुंचा रहा हूं और वही आपको ध्यान देना है कि वास्तव में पूछना क्या चाह रहा है और इसका उत्तर क्या होगा वास्तविकता से। तो संहिता का तात्पर्य यह है कि परसन्निकर्षा संहिता अर्थात वर्णानामत सहिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों के अत्यंत सन्निकटता में जो सन्निधि को ही जो क्या बोल देंगे संहिता बोल देते हैं, और वही जहाँ पर संहिता होती है वहीं पर क्या हो जाता है संधि हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हल संधि कहते हैं, हल संधि किसे कहते हैं? क्या हल संधि जो है स्वर संधि को कहते हैं, या इसको काट दीजिए चलिए, क्या हल संधि स्वर संधि को कहते हैं, या व्यंजन संधि को कहते हैं, या विसर्ग संधि को कहते हैं? हल संधि किसे कहते हैं? तो हल संधि बता रहा हूँ कि हल संधि जो है कहाँ होती है? हल संधि व्यंजनों में ही होगी, क्योंकि हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ जाते हैं? हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। हैवरट के हा से जो 14वां सूत्र है हल का ला, वहाँ तक यह हल प्रत्याहार बन जाता है, और हल प्रत्याहार में हल संधि किसमें होगी? व्यंजनों में ही होगी। ठीक है, हल संधि किसमें होगी? व्यंजनों में होगी। आगे देखेंगे संधि है। ठीक है, संधि है, पद विधि है कि वर्ण विधि है कि इनमें से दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो संधि क्या है? क्या संधि पद विधि है, या संधि वर्ण विधि है, या फिर संधि इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप तुरंत परसन्निकर्षा संहिता के पास जाएंगे, वो कहेगा कि वर्णानामत सहिता सन्निधि संहिता संज्ञाता। जो संधि हम करते हैं, जो संहिता हम करते हैं, वह वर्णों की करते हैं। किसकी करते हैं? तो वर्णों की करते हैं। तो संधि किसकी होती है? वर्ण की होती है, ना कि पद की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। वर्णों की वर्ण विधि है, संधि क्या है? वर्ण विधि है। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है, संहिता कुत्र विवक्षाधीना भवति। जो संहिता कहाँ पर विवक्षाधीन होती है, अर्थात जो बोलने वाले होते हैं उनके अधीन होती है? तो संहितैक पदे नित्या, संहिता एक पद में नित्य होती है, और नित्या धातु उपसर्ग यो, धातु और उपसर्ग में नित्य होती है। नित्या समासे, समास में नित्य होती है। वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षते, जो वाक्य में होता है क्या होता है? वाक्य में जो संहिता होती है वह विवक्षा अर्थात बोलने वाले की इच्छा के अनुसार होता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिखा हुआ है व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। व्याकरण से संबंधित संधि कौन सी नहीं है ये बताना है। क्या व्याकरण में मुख संधि होती है? क्या व्याकरण में व्यंजन संधि होती है? क्या व्याकरण में स्वर संधि होती है? और क्या व्याकरण में विसर्ग संधि होती है? हाँ, तो विसर्ग संधि भी होती है, स्वर संधि भी होती है, व्यंजन संधि भी होती है, परंतु मुख संधि के नाम से व्याकरण में कोई भी संधि नहीं होती है। हाँ, मुख से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं, परंतु मुख संधि से संबंधित कोई संधि नहीं होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए। आगे है प्रश्न, संधि निम्नलिखित में से किनमें अवश्य करनी चाहिए? तो एक पद में संधि अवश्य करनी चाहिए, एक पद में धातु और उपसर्ग में अवश्य करनी चाहिए, समास में अवश्य करनी चाहिए, अर्थात इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो संधि जो है, संधि निम्नलिखित में से किनमें अवश्य करनी चाहिए? तो एक पद, धातु और उपसर्ग और समास, इन सभी में अवश्य करनी चाहिए, और वाक्य में विवक्षाधीन होता है। वाक्य में करना न करना बोलने वाले की इच्छा के ऊपर होता है।
अवंग आदेश कस्य स्थाने भवति। जो अवंग आदेश होता है वह किसके स्थान पर होता है? आद्यस्य, सर्वस्य, अंत्यस्य या मध्यस्य। अब बताइए, जो अवंग आदेश होता है, तो अवंग आदेश जो है वह किसके स्थान पर होता है? अवंग आदेश, है ना। तो जो अवंग आदेश होता है, और लिखा हुआ है, प्रश्न इसका है अवंग आदेशः कस्य स्थाने भवति। अवंग स्थान के अवंग आदेश क्या आदि के स्थान, आद्यस्य आदि के स्थान पर होता है, या पूरे के स्थान पर हो जाता है, या अंत के स्थान पर होता है, या मध्य के स्थान पर होता है? तो अवंग आदेश जो होता है बंधुओं, उसके लिए बता दें, हम लोग चलते हैं सूत्र अवंग स्फोटायनस्य में। अवंग स्फोटायनस्य जो सूत्र है, वह जो सूत्र है, वह सूत्र अवंग आदेश करता है। तो यह जो सूत्र अवंग आदेश करता है, यह कहता है कि पदांत में जो एंग तदंत जो गो शब्द है, उसको अच के परे होने पर विकल्प से अवंग आदेश हो जाए। तो अवंग आदेश तो यहाँ पर कहता है कि पूरे को हो जाए, लेकिन एक सूत्र आ जाता है गिच्च, वह गिच्च सूत्र है, वह कहता है कि भाई यदि अवंग अवंग यदि गित है, अर्थात गकार है अंत में, तो यह जो है क्या हो जाएगा? लास्ट में ही हो जाएगा, अर्थात पूरे वर्ण पर ना होकर के लास्ट में जो वर्ण है। इसीलिए जब अवंग स्फोटायनस्य सूत्र लगता है, तो उससे जो शब्दों की सिद्धि होती है वह गवाग्रम और गोग्रम शब्द बनते हैं। गवाग्रम और गोग्रम शब्द बनते हैं, तो उसमें जो अवंग आदेश होता है, वह यह जो गो शब्द होता है, गो में जो ओ शब्द होता है, ओ शब्द को क्या हो जाता है? अवंग आदेश हो जाता है। ओ शब्द को ही अवंग आदेश होता है। तो यह जो गा में ओ है, गा में जो ओ है, वह ओ लास्ट में है ना, अर्थात अंत्यस्य क्या है? अंत्यस्य, अर्थात जो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि अवंग आदेश किसको होता है? शुरू वाले अर्थात आदि वाले अक्षर को होता है, कि अंत्य वाले अक्षर को होता है, कि पूरे अक्षर को हो जाता है? तो यहाँ आप देखेंगे कि गो शब्द को जब अवंग आदेश होता है, तो पूरे गो शब्द को अवंग आदेश नहीं हो जाता है, बल्कि जो अवंग आदेश होता है वह अंत्य वाले को होता है। किसको होता है? अंत्य वाले को, अर्थात गा में जो ओ है, इसी को क्या हो जाता है? ओ आदेश हो जाता है, अवंग आदेश हो जाता है, अर्थात ओ को ही अवंग आदेश होता है, तो अंत्य वाले को। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सही क्या? सी नंबर। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में लिखा हुआ है दध्यत्र शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। दध्यत्र शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो दध्यत्र जो शब्द बना हुआ है, उसमें यदि संधि विच्छेद करेंगे तो जो संधि हो जाएगी वह दधि और अत्र। दधि और अत्र, यहाँ पर देखेंगे नंबर सी में लिखा हुआ है दधि प्लस अत्र। अच्छा, यहाँ पर जो संधि हो गई है वह कौन सी संधि है? तो यहाँ पर यण संधि हो गई है। कौन सी संधि हो गई है? यण संधि हो गई है। अच्छा, यण संधि करने वाला जो सूत्र है, वह सूत्र कौन सा है? तो वह सूत्र है इको यणचि। कौन सा सूत्र है? इको यणचि। यह क्या करता है? यण संधि करता है। इको यणचि क्या काम करता है बंधुओं? यह यण संधि करने वाला सूत्र है। अच्छा, यण संधि जब कर देगा तो यण संधि में यहाँ पर दधि है और अत्र है, तो दधि धा में जो ई है उसको क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। यण जो है करता है, तो इको एणच क्या करता है? इको एणच इक के स्थान पर यण कर देता है। तो इक कितने हैं? ई उ रिलरी। ई उ रिलरी कितने हैं? इक कितने हैं? 4 हैं। तो इन्हीं 4 के स्थान पर यण हो जाता है। क्या हो जाता है? यण हो जाता है। यण अक्षर में कितने वर्ण आते हैं? तो यण में या व राला, या व राला कितने आ जाते हैं? उसमें भी 4 वर्ण हो जाते हैं, अर्थात ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, और री के स्थान पर क्या हो जाता है? ला हो जाता है। इस प्रकार दध्यत्र में कौन सी संधि हो जाएगी?
वह संधि हो जाएगी ईयण संधि। जानकारी के लिए एक बात और जान लीजिए, चूंकि आपके जो सिलेबस में आपके सिलेबस में जो यण संधि के जो उदाहरण दिए हुए हैं वह है शुद्ध्युपास्यः, वह है मध्वरी, वह है धात्रांशः और एक है लाकृति। तो दध्यत्र तो एक बार नहीं पूछेगा कि दध्यत्र में कौन सी संधि है, परंतु शुद्ध्युपास्यः, मध्वरी, धात्रांशः और लाकृति इनको पूछने का 100% चांस बनता है। दध्यत्र में तो मान लीजिए पूछा न पूछा ये उसके ऊपर है, लेकिन शुद्ध्युपास्यः, मध्वरी, धात्रांशः और लाकृति ये चार उदाहरण किसमें के हैं? ये आपके जब अच संधि आप पढ़ेंगे तो यण संधि के ही उदाहरण हैं। ये यण संधि के उदाहरण है, अर्थात यण संधि इसमें हुई है। शुद्ध्युपास्या में भी, मध्वरी में भी, धात्रांशा और लाकृति, इन चारों शब्दों में कौन सी संधि हुई है? इनमें यण संधि हुई है। और यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? यण संधि करने वाला सूत्र इको यणचि है। ठीक है। इसके बाद जो है द्वित्व करने वाला सूत्र कौन सा है? आपके ही इसमें यण संधि में ही आ जाएगा अनचिचा। अनचिचा अनचिचा एक सूत्र है, वो क्या करता है? वह द्वित्व कर देता है। अच्छा, वह द्वित्व किसको कहता है? तो कह रहा है कि यदि अच से परे, यदि अच से क्या, अच से परे कोई यर हो, अच से परे कोई यर हो तो उसको मैं क्या कर देता हूँ? इस यर को द्वित्व कर देता हूँ, परंतु कब? जब आगे कोई अच परे ना हो तो। ठीक है। यह द्वित्व करने वाला सूत्र आपको यण संधि में ही है, यण संधि में ही पठित है ना? द्वित्व अनचिचा नाम का सूत्र है। इसके बाद एक सूत्र और जान लीजिए, झलों को जस करने वाला सूत्र कौन सा? झलों को जस करने वाला सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी, झलाम जस झसी क्या करता है? झलों को जस कर देता है, झलों को जस कर देता है। झलाम जस झसी एक सूत्र है, झलाम जस झसी, वह झलों को क्या कर देता है? झलों को जस कर देता है। झस परे होने पर, झस परे होने पर झलों को क्या कर देता है? ये जस जस कर देता है। ठीक है। जस प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते हैं? तो जस प्रत्याहार में 5 वर्ण आ जाते हैं। ज, ब, ग, ड, द, ये वर्ण आ जाते हैं। ठीक है। और जो है इतनी ही जानकारी आप इसमें रखिए। सबसे जो है जो आवश्यक जानकारी ये है कि इसमें शुद्ध्युपास्या, मध्वरी, धात्रांशा और लाकृति ये 4 सिद्धियां होती हैं, इनको आप जरूर स्मरण रखेंगे। ठीक है। अब आ गया इत्यादयः, है ना? इत्यादयः में कौन सी संधि है पूछ रहा है, तो इत्यादयः में कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर देख लेंगे, लिखा हुआ है इति और प्लस आदि, है ना? इति और आदि। अब जो यहाँ पर ई है, इस ई को क्या हो जाएगा? इसी ई को क्या हो जाता है? या हो जाता है। और जब इसको या हो जाएगा तो इत्यादि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इत्यादि। और इत्यादि शब्द का जो रूप चल जाएगा तो इत्यादि शब्द का रूप प्रथमा के बहुवचन में क्या बन जाएगा? इत्यादया बन जाता है। तो इत्यादि इस शब्द में कौन सी संधि है? इसमें यण संधि है। इत्यादि में संधि कौन सी है? यण संधि है। अच्छा, दीर्घ संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है अकाह सवर्णे दीर्घः। अकाह सवर्णे दीर्घः जो सूत्र है वह दीर्घ करता है। अच्छा, दीर्घ करता किसे है? कब करता है? कैसी कंडीशन में करता है? तो अकाह सवर्णे दीर्घः सूत्र कहता है कि हम दीर्घ तभी करेंगे जब हमारे आगे सवर्ण हो। जब हमारे आगे सवर्ण हो तो किसके आगे? तो कह रहा है अक के आगे। अक के आगे जब सवर्ण दिखे तब क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो अक क्या है? आ ई उ री री। ठीक है ना? आई उड़ रिल रिक, अक प्रत्याहार यहीं से है ना? आ ई उ री और री यही है। तो ये कहता है कि अका सवर्णे दीर्घा कहता है कि अक से सवर्ण अच परे हो तो, अक से सवर्ण अच परे हो तो, लेकिन वह सवर्ण अच ही होना चाहिए। ठीक है। सवर्ण अच। ठीक है। सवर्ण अच परे होने पर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है।
और जो इसके उदाहरण हैं वो बहुत आप ध्यान रखिएगा। पहला उदाहरण है दैत्यारी। पहला उदाहरण क्या है? दैत्यारी। यहाँ देख लेंगे, पहला उदाहरण है दैत्यारी, ठीक है। और दूसरा उदाहरण क्या है? श्रीशाह। श्रीशाह, ये दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण क्या है? विष्णुदया। विष्णुदया, है ना। और चौथा उदाहरण क्या है? होत्रिकारा, ठीक है। तो दैत्यारी, श्रीशाह, विष्णुदया और होत्रिकारा, ये 4 उदाहरण हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, कभी न कभी आ ही जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे। 4 उदाहरण किसके? दीर्घ संधि के। दैत्यारी, श्रीशाह, विष्णुदया, होत्रिकारा। और यहाँ दैत्यारी में आ का उदाहरण है, इसमें ई का उदाहरण है ना। इसमें उ का उदाहरण है और इसमें री का उदाहरण है, ठीक है। दैत्य प्लस अरि और श्री प्लस ईश, और ये क्या है? विष्णु प्लस उदय और होत्री प्लस ऋकार, है ना। तो इस प्रकार ये 4 उदाहरण आप देख लीजिए किसके? ये देख लिए आप दीर्घ संधि के। अच्छा, गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है ये बता दीजिए। गुण संधि करने वाला सूत्र, तो गुण संधि करने वाला जो सूत्र है वह आद गुणः होगा। गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? आद गुणः है कि अदेंग गुणः है? आद गुणः है कि अदेंग गुणः है? तो जानकारी के लिए बता दें, जो आद गुणः है वह कहता है आवरणात् अच परे पूर्व परयोरे को गुण आदेशः स्यात्। वो कहता है कि अवर्ण से परे पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, उसको हम गुण कह देते हैं, ठीक है। अवर्ण से परे। तो अब आप देख लीजिए, तो गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा हो गया? वह हो गया आद गुणः। ध्यान रखिएगा, गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा हो गया? गुण करने वाला सूत्र हो गया आद गुणः। और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हो गया? अदेंग गुणः हो गया। तो दोनों में अंतर समझिएगा कि गुण एक है गुण करने वाला सूत्र, उसका नाम हो गया आद गुणः, और एक है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र, उसका नाम है अदेंग गुणः। अच्छा, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? तो गुण संज्ञक वर्ण जो है कौन कौन से हैं? अदेंग गुणः, अत एंग गुणः, आ, ए और ओ, इन्हीं की क्या हो जाती है? गुण संज्ञा हो जाती है, ठीक है। आ, ए, ओ, इनकी क्या हो जाती है? गुण संज्ञा हो जाती है। तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अदेंग गुणः है। गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ए, ओ हैं। और गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? आद गुणः है। इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके उदाहरण भी आप देख लीजिए। इसके जो उदाहरण हैं, पहला जो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में जो उदाहरण दिया हुआ है वह गुण जो है गुण संधि में जो उदाहरण है वह पहला है उपेंद्र। पहला क्या है? उपेंद्र है। और दूसरा है गंगोदकम, है ना। उपेंद्र गंगोदकम, इसको ध्यान रखिएगा। पूछ लेगा कि उपेंद्र में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। गंगोदकम में कौन सी संधि है? गुण संधि है। उपेंद्र में जो है कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो उप प्लस इंद्र, गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम का हो जाएगा। उपेंद्र में क्या हुआ है? आ और ई के स्थान पर ए हो गया है। और गंगोदकम में क्या हुआ है? आ और उ के स्थान पर ओ हो गया है। ये इसकी जानकारी हो गई। इसी के आगे एक और सूत्र मिलता है जो जिसका नाम है उरण रपरः। जिसका नाम क्या है? उरण रपरः। अच्छा, वह जो सूत्र है उरण रपरः, उरण रपरः सूत्र क्या करता है? तो ये भी जानकारी में ले लीजिए कि उरण रपरः के जो 2 उदाहरण हैं वो है कृष्णर्धि और तवलकारः। एक है कृष्णर्धि और दूसरा क्या है? तवलकारः। अच्छा, जो बंधुओं जो उरण रपरः है, यह उरण रपरः सूत्र कहता क्या है, उसकी प्रकृति भी आप समझ लीजिए। यह जो उरण रपरः सूत्र है यह भी गुण ही करता है। यह क्या करता है? गुण करता है। अच्छा, गुण करता किसे है? यह कहता है कि वह जो 30 प्रकार का जो री है, उरण रपरः बोल रहा है, कह रहा है कि वह जो 30 प्रकार का री है उसके स्थान पर
प्राप्त जो अड़ है वह रपर होकर अर्थात उसके आगे र और ला हो जाए लग जाता है। ठीक है, तो जो 30 प्रकार का री कैसे हो गया, तो चूंकि री की जो है सवर्ण संज्ञा हो जाती है, रिल री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, ये आपस में मिथ हो जाते हैं, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो री कितने प्रकार का होता है, यह जो री होता है यह होता है 18 प्रकार का, और जो यह री होता है यह होता है, यह हो गया 18 प्रकार का, और जो यह री है यह हो गया 12 प्रकार का। ठीक है, यह जो री हो गया वो कितने प्रकार का हो गया, यह हो गया 12 प्रकार का, 18 12 हो गया 30। अच्छा, री 12 प्रकार का क्यों है, तो री वर्ण से द्वादश तस्य दीर्घाभावात, ये दीर्घ का इसमें अभाव होता है, इसलिए यह क्या हो जाता है 12 प्रकार का ही होता है। अब चूंकि आ ई ऊरी येषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः, आ ई ऊ और री इनके कितने कितने भेद होते हैं, 18 18 भेद होते हैं, इसलिए री और री इनकी 30 प्रकार की संज्ञा हो जाती है। और इतना ही ध्यान रखिएगा, उरण रपरह का जो उदाहरण है कृष्णर्धि और तौलकारः, एक है कृष्णर्धि और एक क्या है तौलकारः, कृष्णर्धि है और एक तौलकारः है। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह कृष्ण प्लस रिद्धि हो जाएगा, और जो तवलकारा का संधि विच्छेद होगा वह तव प्लस लृकारा हो जाएगा। तो इसमें जो है कृष्णर्धि में क्या होता है, कृष्णर्धि का भी समझ लीजिए, कृष्णर्धि में अर गुण होता है, कृष्णर्धि में क्या होता है, कृष्णर्धि में अर गुण होता है, और तवलकारा में अल गुण होता है। क्या होता है, अल गुण होता है। कृष्णार्धि में अर गुण होता है और तवलकारा में क्या होता है, अल गुण होता है। इतना आप ध्यान रखिएगा, यहीं से परीक्षा में हो सकता है कि पूछ ले। आप इतना ध्यान बनाए रखिएगा कि कृष्णार्धि में अर गुण हो रहा है और तवलकारा में क्या हो रहा है, अल गुण हो रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। इति आदि इत्यत्र संधि वर्तते, लिखा है कि इति और आदि, इति प्लस आदि, इसमें संधि क्या है, तो इधर ई है और इधर आ है। ऐसी स्थिति में ई को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा और बन जाएगा क्या, इत्यादि। जब इत्यादि बन जाएगा तो इसमें कौन सी संधि हो गई है, इसमें हो गई है यण संधि। इसमें कौन सी संधि हो गई है, यण संधि हो गई है। अच्छा, वृद्धि संधि के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें कि वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि करने वाला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है वृद्धिरेचि। क्या है, वृद्धिरेचि। वो कहता है कि आदेचि परे वृद्धिरेकादेशा स्यात्, आदेचि परे वृद्धिरेकादेशा स्यात्, अर्थात आवरण से परे, आदेच परे, अवर्ण से एच परे हो तो, अवर्ण से क्या परे हो, अवर्ण से एच परे हो तो वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो तभी तो वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा हो गया, वृद्धि रेचि हो गया। और वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हो गया, तो वृद्धि रादैच हो गया, वृद्धि रादैच, है ना। देखिए, वृद्धि रेचि और वृद्धि रादैच में अंतर समझ लीजिए। वृद्धि रादैच जो है क्या करता है, वह कहता है कि भैया 3 वर्ण ऐसे हैं जिनकी मैं वृद्धि संज्ञा करता हूँ। जिस प्रकार अदेन गुणा आ ए ओ की गुण संज्ञा करता है, उसी प्रकार वृद्धिरादैच क्या करता है, आ और आई, है ना, आ आई और औ, इन 3 वर्णों की क्या कर देता है, वृद्धि संज्ञा कर देता है। तो ध्यान ये रखना है कि वृद्धिरादैच वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। और वृद्धि संज्ञा कितनी किनकी किनकी होती है, तो वृद्धि संज्ञा होती है आ आई औ की, और जो वृद्धि रेचि है वह वृद्धि संज्ञा करने वृद्धि करने वाला सूत्र है। और यह जो वृद्धि करने वाला सूत्र है
और वृद्धि रेचि किसका अपवाद है? तो यह गुण का अपवाद है। गुण का अर्थात आदिगुणः का अपवादिक सूत्र कौन सा है? वह वृद्धि रेचि है। पूछ लेगा कि गुण का अपवादिक सूत्र कौन सा है, आदिगुणः का अपवादिक सूत्र कौन सा है? तो वृद्धि रेचि है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगली बात ये हो गई, यहाँ तक तो आप लोग जानकारी ले लिए कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र वृद्धिरादैच है और वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धि रेचि है। अब जो वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी में जो वर्णित वृद्धि के उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला उदाहरण हो गया कृष्णापवाद, एक उदाहरण हो गया, क्षम्यताम, कृष्णापवाद नहीं, देख लीजिए। यहाँ पर पहला जो उदाहरण हो जाएगा वह हो जाएगा कृष्णैकत्वम, है ना। पहला उदाहरण क्या हो जाएगा? कृष्णैकत्वम हो जाएगा। और जो दूसरा उदाहरण हो जाएगा वह हो जाएगा, एक मिनट जी, पहला जो उदाहरण हो गया वह हो गया क्या? कृष्णैकत्वम हो गया। और जो दूसरा उदाहरण है वह हो गया गंगौघ। वह कौन सा हो गया? गंगौघ हो गया। तीसरा जो उदाहरण हो गया वह कौन सा हो गया? देवैश्वर्यम। तीसरा उदाहरण देवैश्वर्यम हो गया। और चौथा उदाहरण हो गया कौन सा? कृष्णौत्कंठ्यम। कृष्णौत्कंठ्यम। इस प्रकार ये वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि से जो वृद्धिरेचि से वृद्धि संधि हो रही है, लोक सिद्धांत कौमुदी में यही चार उदाहरण वृद्धि रेचि के दिए हुए हैं। और इन चार उदाहरणों को आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, आगे यदि इनमें कुछ और जानकारी देखें तो कृष्णैकत्वम का जो संधि विच्छेद होगा उसको देख लेते हैं। तो जो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह कृष्ण प्लस एकत्वम होगा। क्या होगा? कृष्ण प्लस एकत्वम, अर्थात कृष्ण में आ है और एकत्वम में ए है, अर्थात आ और ए को क्या हो गया? आई वृद्धि हो गई। कौन सी वृद्धि हो गई? आई वृद्धि हो गई, कृष्णैकत्वम बन गया। गंगौघा में क्या हुआ है? तो गंगौघा का जो उदाहरण है, गंगा प्लस ओघा, गंगा प्लस ओघा ऐसी स्थिति बन जाती है और आ और ओ को अवृद्धि हो जाती है, गंगौघा बन जाता है। और इसके बाद कौन सा है? देवैश्वर्यम। देवैश्वर्यम में देखेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा, देव प्लस देव प्लस ऐश्वर्यम। जब आ और ऐ को कौन सी वृद्धि हो जाएगी? ऐ वृद्धि हो जाएगी तो देवैश्वर्यम बन जाएगा। और कृष्णौत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, औत्कंठ्यम, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम। इस प्रकार आ और औ को अवृद्धि हो जाएगी। कौन सी वृद्धि हो जाएगी? अवृद्धि हो जाएगी, तो कृष्णौत्कंठ्यम बन जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कृष्णैकत्वम, गंगौघः, देवैश्वर्यम और कृष्णौत्कंठ्यम, ये चार उदाहरण लोक सिद्धांत कौमुदी में वृद्धि संधि के दिए हुए हैं। इसके बाद छोटी सी जानकारी और रख लीजिए कि उपैति उपैधते, यहाँ पर देखेंगे उपैति उपैधते, उपैधते, उपैति उपैधते, पृष्ठौहः, पृष्ठौहः। और ये उपैति उपैधते और पृष्ठौहः ये किसके उदाहरण हैं? उपैति उपैधते और पृष्ठौहः ये किसके उदाहरण हैं? ये एते धत्यूट्स के उदाहरण हैं। आगे जब आगे एक सूत्र है एते धत्यूट्सु। अच्छा, जो एते धत्यूट्सु सूत्र है उसको हम आगे देख लेंगे, नहीं तो इसी विषय में काफ़ी लंबा हो जाएगा। एते धत्यूट्सु को भी हम समझ लेंगे, अभी तो काफ़ी हम लोगों को समझना है। और लगभग संधि का जो प्रकरण विशेष विशेष आप लोगों को जो इसमें पढ़ना है वह हम लोग इसमें देख ही लेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा धीरज बनाकर बने रहिए।
और एते धत्युत्सु को भी अभी आगे सूत्रों में देख लिया जाएगा। चलिए, लृ प्लस आकृति इत्यत्र संधि स्यात्। तो लृ प्लस आकृति में कौन सी संधि है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि लृ प्लस आकृति में यहाँ पर कौन सी संधि है। तो लृ प्लस आकृति है ना, लृ को ला हो जाता है। और देखिए लृ को ला कब होता है, पहले आप समझ लीजिए। ई उ रिल री, ई उ रिल री को या वा रा ला हो जाता है जब आगे कोई स्वर होगा। तो यही ना है इकोणचिका। तो इकोणचि क्या करता है, यण संधि करने वाला सूत्र है। तो और जो लाकृति है, यह लाकृति यण संधि में ही पठित है। लृ को ला हो जाएगा तो लाकृति बन जाएगा, और जब लाकृति बन जाएगा तो यण संधि इसमें हो जाएगी, और यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, पररूप संधि, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर एक सूत्र आ गया पररूप और एक है दीर्घ। तो दीर्घ को आप बता दीजिए कि अकाश वर्णे दीर्घा से दीर्घ हो जाता है। और जो पररूप है, पररूप करने वाला सूत्र कौन सा है, क्या एंगी पररूपम है, क्या एंगी पररूपम है। एंगी पररूपम कहता क्या है, एंगी पररूपम कहता है आदुपसर्गादेगान्तौ धातौ पररूप में का देशा स्यात्। ये कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादि धातु हो तो पररूप एकादेश हो जाता है। तो क्या पररूप करने वाला सूत्र यही है, एंगी पररूपम। तो हाँ बिल्कुल, एंगी पररूपम ही क्या करता है, यह पररूप करने वाला सूत्र है, एंगी पररूपम, है ना। अच्छा, उपसर्गादृति धातु, यह सूत्र क्या करता है, उपसर्गादृति धातु। चलिए एंगी पररूपम का पहले उदाहरण देख लीजिए। एंगी पररूपम, इसका जो पररूप करने वाला जो सूत्र है एंगी पररूपम, एंगी पररूपम का उदाहरण है प्रेजते और उपोषति। यह ध्यान रखिएगा, एक हो गया प्रेजते, एक हो गया क्या, उपोषति। ये दो उदाहरण लघु सिद्धांत कौमुदी में प्राप्त होते हैं। एक हो गया प्रा प्लस एजते, एक हो गया उप प्लस ओसति। यह एक प्रेजते और उपोषित, ये दो उदाहरण हमको मिल जाते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, ठीक है। और इसी विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चा न करते हुए उपसर्गादृत धातु को भी छोड़िए, जैसे ही विषय हमको प्रस्तुत होगा तो वहाँ पर हम बता ही देंगे। लेकिन जो पररूप करने वाला सूत्र कौन सा हो गया, एंगी पररूपम, है ना। अच्छा, पूर्व रूप करने वाला सूत्र कौन सा है ये भी बता दीजिए। पररूप बता दिए कि एंगी पररूपम है, तो पूर्व रूप करने वाला सूत्र कौन सा है, तो पूर्व रूप करने वाला सूत्र है एंगः पदांता दति। एंगः पदांता दति क्या करता है, एंगः पदांता दति पूर्व रूप करता है। उसका उसकी वृत्ति क्या है, एंगः पदांता दति की वृत्ति है पदांता देंगोति परे पूर्व रूप में का देशा स्यात्, है ना। पदांत एंग से परे, ठीक है। तो एंगा पदांतादति क्या करता है, पूर्व रूप करता है, और एंगी पररूपम क्या करता है, पर रूप करता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। और जो एंगी पररूपम के जो उदाहरण हैं, जो पररूप संधि के उदाहरण हैं, वो प्रेजते और उपोषति है। और जो जो पूर्व रूप संधि के उदाहरण है वह है हरेव, हरेव और विष्णु, हरेव और विष्णु। ये दो उदाहरण किसके मिल जाते हैं, ये पूर्व रूप संधि करने के उदाहरण मिल जाते हैं। आगे देख लीजिए, धात्रंशः, धात्रंशः, है ना। इस धात्रंशः, अच्छा धात्रंशः का संधि विच्छेद क्या होगा, धात्री प्लस अंशः, है ना। धात्री प्लस अंशः, तो ता में जो री है उसको रा हो जाता है, धात्रंशः बन जाता है। और इसमें क्या हो गया है, इसमें हो गया है यण संधि। इसमें कौन सी संधि हो गई है, यण संधि हो गई है। गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, गुण संधि करने वाला सूत्र आदगुणः है। और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अदेंग गुणः है। और गुण किनको किनको होता है, तो गुण आ ए ओ को होता है। और कृष्णर्धि और तवलकारा, इनकी सिद्धि किस सूत्र से होती है, तो उरण रपरा से होती है, ठीक है। इससे जो है कृष्णर्धि और तवलकारा उरण रपरा से सिद्ध हो जाता है।
ठीक है। इसके बाद कृष्णर्धि और तौलकारा में, कृष्णर्धि में क्या होता है, अर गुण होता है और तौलकारा में अल गुण होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो गुण संधि में ये हो गया। यण संधि में जो है शुद्धिपास्या, मध्वरी, धातरंसा और लाकृति हो गया। यण संधि में इको एणची नाम का सूत्र है जो यण संधि करता है। यण संधि किसको करता है, ई उ रिलरी को या व राला बनाता है। इसके बाद अनचिचा एक सूत्र होता है, वह द्वित्व करने वाला सूत्र है। वह द्वित्व किसको करता है, अनच्चा, अच से परे जो यर होता है उसको द्वित्व कर देता है, विकल्प से जो है करने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनचिचा क्या करता है, विकल्प से द्वित्व करने वाला सूत्र होता है। और यण का प्रतिषेध करने वाला वार्तिक कौन सा है, वही पढ़ा गया है। तो उस वार्तिक का नाम है यण प्रतिषेधो वाच्य। यण प्रतिषेधो वाच्य, यह भी ध्यान रखिएगा कि यण का प्रतिषेध, यण का को रोकने वाला सूत्र कौन सा है, प्रतिषेध करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वार्तिक कौन सा है, तो वह यण प्रतिषेधो वाच्य नाम का एक वार्तिक है, वह यण का प्रतिषेध करने वाला वार्तिक है। वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि क्या करता है, वृद्धि संधि करता है। वृद्धि संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं, कृष्णई कत्वम, गंगौघा, देवैश्वर्यम और कृष्णौत्कंठ्यम, ये चार उदाहरण किसके हैं, ये वृद्धि संधि के हैं। और वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र वृद्धिरादैच है। और वृद्धि किनकी किनकी होती है, तो आ ऐ औ की वृद्धि हो जाती है। इसका दीर्घ करने वाला सूत्र कौन सा है, तो दीर्घ करने वाला सूत्र है आकाश सवर्णे दीर्घा। जब सवर्ण अक को दीर्घ होता है, जब सवर्ण आगे परा होगा तो, सवर्ण आगे होगा तो, अथवा अच आगे परे हो तो, यह भी सही है, अच आगे परे होगा तो, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अधोलिखितेषु यण संधेह रूपम विद्यते। अधोलिखित में यण संधि का रूप क्या है, अधोलिखित में यण संधि का रूप क्या है, तो पहला जो यहाँ उदाहरण दे रहा है नंबर 1 में प्रत्युपकारः, फिर मारतंडः और फिर गंगौघः। इसके बाद जो उदाहरण है वह है विद्यालय। ये कह रहा है कि यण संधि का इसमें उदाहरण कौन सा है, आप ही बताइए कि यण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो ए नंबर छोड़ दीजिए, चलिए प्रति उपकारः, प्रति और उपकार, प्रतिता में जो ई है उसको या हो गया और उपकार प्रत्युपकार बन गया, यण संधि यहाँ पर हो गई है। मारतंडः में क्या हुआ है, मारतंडः में क्या हुआ है, गंगौघा में क्या हुआ है, विद्यालय में क्या हुआ है ना। तो मारतंडः, गंगौघः और विद्यालय को यदि देखा जाए तो सबसे पहले विद्यालय को देख लेते हैं कि इसमें अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र आया और वो क्या कर दिया है, दीर्घ कर दिया है। विद्या प्लस आलय था, अकः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ हो गया, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई। गंगौघा में क्या हुआ है, अच्छा दीर्घ संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो दीर्घ संधि के जो उदाहरण हैं लोक सिद्धांत कौमुदी में जो लिखे हुए हैं, दैत्यारी, श्रीषा, विष्णुदया और होत्रिकारः हैं, ये चार उदाहरण दीर्घ संधि के मिलते हैं। और गंगौघा कहाँ का उदाहरण है, तो गंगौघा देख लेंगे तो गंगौघा हमको मिल जाता है वृद्धिरेचि सूत्र में। और वृद्धि संधि इसमें कौन सी संधि हुई है, गंगौघा में, गंगौघा में वृद्धि संधि हुई है। और जो वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है वह वृद्धिरेचि है। और यह जो वृद्धिरेचि है इसके जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं, कृष्णैकत्वम, गंगौघः, देवैश्वर्यम और कृष्णौत्कंठ्यम। इस प्रकार ये चार उदाहरण वृद्धि संधि के मिल जाते हैं वृद्धिरेचि के। अच्छा मारतंडः, मारतंडः जो है, मारतंडः, अच्छा गंगौघा का संधि विच्छेद क्या होगा, गंगा प्लस औघा, ठीक है। और जो मारतंडा है वह एक सूत्र आपको संधि में ही मिलेगा, टी संज्ञा करने वाला सूत्र। टी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, टी संज्ञा करने वाला। अब इन उदाहरणों के बारे में जान गए, सिर्फ यही पर आपका बचा हुआ है एक सूत्र है
अचो अंत्यादिति। कौन सा सूत्र है? अचो अंत्यादिति। यह सूत्र कहता है कि अचाम मध्य योन्त्यः स आद्रियस्य तट्टि संज्ञम स्यात्। कहता है कि अचों के मध्य में जो अंत्य अच है ना, जो अंत्य अच है वह आदि में है, जिसके उस पूरे समूह की क्या हो जाती है? टी संज्ञा हो जाती है। तो अचो अंत्यादिति यह जो सूत्र है, इसी में एक सकंध्वाधिसु पर रूपम वाच्यम यह सूत्र भी पढ़ा गया है। और अचो अंत्यादिति इसके जो उदाहरण है वो है सकंधु, करकंधु, मनीषा। ठीक है, सकंधु, करकंधु, मनीषा और मार्तंडा, है ना। और यह जो मार्तंडा है, यह जो मार्तंड है, यह जो है आप देख लीजिएगा, मार्त प्लस अंडा है ना, यही ना इसका संधि विच्छेद होगा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मार्तंडा का जो संधि विच्छेद होगा, पहले देख लीजिए सकंधु का क्या हो जाएगा। तो सकंधु का हो जाएगा सक प्लस अंधु, यह हो गया सकंधु। इसमें कौन सा सूत्र लग गया? अचो अंत्यादि टी संज्ञा हो गई है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे करकंधु, कर्क प्लस अंधु। और इसके बाद देखेंगे मनीषा, तो मनस प्लस ईसा, है ना, मनस प्लस ईसा, इसमें भी अचो अंत्यादि यह सूत्र लग जाएगा। और मारतंडा माने होता है, मारतंड माने होता है सूर्य, मार्त प्लस अंड। ठीक है, इसमें जो है सकंधु की ही तरह जो है टी संज्ञा हो जाएगी, मारतंडा या ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अचो अंत्यादि यह सूत्र लगा हुआ है, तब मार्तंडा की क्या हो जाती है? सिद्धि हो जाती है। मार्तंडा की क्या हो जाती है? सिद्धि हो जाती है। तो यह जो मार्तंडा उदाहरण है, इसमें टी संज्ञा किसकी हुई है? इसमें टी संज्ञा किसकी हुई है ये बताना है। तो मनस प्लस ईसा में किसकी टी संज्ञा हो जाती है? मनस प्लस ईसा में किसकी टी संज्ञा हो जाती है? अस की, है ना। उसी प्रकार जब देखेंगे मार्त प्लस अंडा है, तो इसमें जो है जो टी संज्ञा किसकी हो जाएगी? मार्त प्लस अंडा में जो मार्ता में जो आ है उसकी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे उदाहरण कौन सा है? यण संधि होगी। यण संधि कब होगी? जब आ और ई होंगे तो यण संधि होगी। जब आ और ए होंगे तब यण संधि होगी। जब ई और ई होगा तब यण संधि होगी। कि जब ई और आ होगा तब यण संधि होगी। देखिए, प्लस से पहले जब आ होगा और जब इधर ई होगा तो क्या होता है? जब प्लस से पूर्व आ होगा और इधर ए होगा तो क्या होता है? ठीक है, यही बताना है। अच्छा, यहाँ पर जब देखेंगे, यहाँ पर सवर्ण हमको मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? यण संधि तो यहाँ होगी नहीं। क्या यण संधि यहाँ हो जाएगी? जब ई है यहाँ पर, ई को क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है? स्वर है, इसलिए ई को या हो गया। ठीक है ना। आ और ए को क्या होता है? ठीक है, एक तरफ आ हो और एक तरफ ए हो तो क्या होता है? तो आ और ए ऐसी स्थिति में क्या वृद्धि होती है या गुण होता है? जब एक तरफ आ हो और एक तरफ क्या हो? ए हो, तो वहाँ पर वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाता है। और यदि एक तरफ आ हो और एक तरफ ई हो तो क्या हो जाता है? यदि एक तरफ आ होगा और एक तरफ ई होगा तो आ और ई को ए हो जाएगा और आ और ए को आई हो जाएगा। आ और ए को आई हो जाएगा। ई और ई को ई हो जाएगा। ई और आ हो तो या हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है,
यहाँ पर जो ऐसी कंडीशन हो तो यहाँ कौन सा सूत्र लग जाएगा, तो यहाँ पर आ और ई हो तो आद गुणा लग जाएगा। कौन सा सूत्र लग जाएगा, आद गुणा नाम का सूत्र लग जाएगा। इसके बाद आ और ई हो तो वृद्धि रेचि लग जाएगा। आ ई और ई हो तो आकाशवर्णे दीर्घा लग जाएगा। आ और ई और आ हो तो यहाँ पर इको एड़ची नाम का सूत्र लग जाएगा। आगे देखेंगे, पितृ प्लस आकृति, पितृ प्लस आकृति का शुद्ध संधि रूप क्या होगा। क्या पितृ प्लस आकृति का पितृ आकृति ही बनेगा, या फिर पित्राकृति ही बनेगा, या पतिकृति ही बनेगा, या फिर बन जाएगा पितराकृति ही बनेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस री को रा बना देना है। किस सूत्र के द्वारा, इको एड़च के द्वारा। वो कह देगा कि यहाँ पर री है, इसको क्या बना देंगे, रा बना देंगे। इसको क्या बना देंगे, रा बना देंगे तो पित्राकृति ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पित्राकृति। ये यहाँ पर देखेंगे सी नंबर में क्या है, पित्राकृति है ना, 23 नंबर का सी, पित्राकृति, यही बन जाएगा। मधु प्लस अरिह है ना, मधु प्लस अरिह किसके उदाहरण है, तो मधु प्लस अरिह यण संधि का उदाहरण है। मध्वरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मध्वरी है ना, मध्वारी ही नहीं बनेगा, मध्वरी। ये यहाँ पर चौथा उदाहरण जो डी नंबर का उदाहरण है, मध्वरी ही लिखा हुआ है। बंधुओं, आप लोग जब परीक्षा में बैठिएगा तो थोड़ा सा अपने आप को ऐसे ही स्वच्छंद रूप में अपने अंदर अनुभूत कीजिएगा, और आप पर आपका ही बस है। इसलिए परीक्षा में जब बैठें तो भय को लेकर के ना बैठें। देखिए यहाँ पर मध्वारी ही लिखा हुआ है और यहाँ मध्वरी ही लिखा हुआ है, और इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए आप सी नंबर अगर लगा के चले आए तो वह बिल्कुल गलत हो जाएगा, बल्कि सही है मध्वरी। क्या है, मध्वरी। और यण संधि के जो 4 उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, शुद्धोपास्या, मध्वरी, धात्रंशा और लाकृति। इनको बहुत ज़्यादा जरूरी से जरूरी याद रखिएगा। आगे देखिए, यण संधि है। यण संधि में विद्या प्लस आलय, क्या यह यण संधि का उदाहरण है, या फिर गंगा प्लस औघा, यह यण संधि का उदाहरण है। फिर क्या गुरु प्लस आदेश, गुरुआदेश बन गया, यह यण संधि का उदाहरण है। या फिर महा प्लस इंद्र, यह यण संधि का उदाहरण है। तो इसमें यण संधि का उदाहरण कौन सा है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, क्या यह यण संधि का उदाहरण है। तो हमको ये मिला कि इधर भी आ है और इधर भी आ है, दोनों तरफ आ हैं। यहाँ पर आकाशवर्णे दीर्घा सूत्र आया, वो बोला भैया हम यहाँ पर यण दीर्घ कर देंगे और विद्यालय बन गया। गंगा प्लस औघा है, ऐसी स्थिति में इधर आ है इधर ओ है, आ और ओ को वृद्धि रेचि आया, वो बोला कि यहाँ पर हम वृद्धि कर देंगे। आ और ओ को अवृद्धि हो गई, गंगौगा बन गया। यहाँ पर वृद्धि रेचि सूत्र आया और वृद्धि हो गई। क्या यहाँ पर यण है या नहीं, यहाँ पर यण नहीं है। इसके बाद गुरु आदेश आया, ये बोला कि यहाँ पर ऊ है, इसको मैं वा कर दूंगा क्योंकि आगे अच परे है, इसलिए इस ऊ को वा हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, यण संधि हो गया। इस प्रश्न का यही शुद्ध उत्तर यही हो जाएगा। और महा प्लस इंद्र, यहाँ पर महा है प्लस आ है और ई है, आ और ई को ए गुण हो गया, और वह जो ए गुण हुआ उसको करने वाला सूत्र कौन सा है, आद गुणा। वह कैसा है कि आ और ई को ए गुण हो गया और बन गया महेंद्र। और गुण संज्ञा कौन करने वाला सूत्र है, अधेन गुणा है। और गुण संज्ञा किसकी किसकी होती है, आ ए ओ की गुण संज्ञा हो जाती है। देखिए, मेरे बार बार बताने से मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है कि आप जो भी प्रश्न आए उसको अच्छे से कर लें, और चूंकि उसको आप बार बार सुनते रहेंगे तो वह आपके फायदे के लिए ही है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यद्यपि लिखा हुआ है, यद्यपि पद में कौन सी संधि है, यद्यपि पद में कौन सी संधि है। तो यहाँ देखेंगे कि यद्यपि है ना, यदि प्लस अपि ऐसा कर देंगे तो यदि प्लस अपि में कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें यण संधि हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए बताइए दीर्घ संधि, पहले यण संधि का बता दीजिए।
शुद्धिपाश्या मध्वरी धात्रांसा लाकृति इको एणचि इसका यण संधि करने वाला सूत्र है। इसमें एक सूत्र आता है अलो अंत्यस्य, वह जो है अलो अंत्यस्य क्या करता है, षष्ठ्यन अलो अंत्यस्य जो सूत्र है उसी में एक वार्तिक भी लगा हुआ है, यण प्रतिषेधो वाच्य, जो यण का प्रतिषेध यण का लोप नहीं करने देता है। और एक अलो अंत्यस्य नाम का सूत्र है, वह कहता है षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्यालादेशा स्यात्। एक सूत्र है इसी यण संधि में ही पढ़ा गया है लक्ष्मीसिद्धांत कौमुदी में, झलाम जस झस, वह कहता है झलों के स्थान पर जस होता है, यदि झस आगे पड़े हो तो। एक सूत्र है अनचिचा, वह सूत्र कहता है द्वित्व करने वाला सूत्र है, और द्वित्व करता किसको है, तो अच से परे यदि यर होता है तो उसको द्वित्व हो जाता है, यदि आगे अच परे ना हो तो और विकल्प से, यही न करता है अनचिचा। और इसके जो उदाहरण है शुद्ध्युपास्या मध्वरी धात्रिंशा और लाकृति, ये चार उदाहरण यण संधि के हो जाते हैं। दीर्घ संधि की यदि बात करें तो इसका जो दीर्घ संज्ञा करने वाला दीर्घ संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, वह है अकः वर्णे दीर्घा, अकः वर्णे दीर्घा। इसका जो आंसर हो जाएगा यही होगा, यण संधि इसमें यद्यपि में हो जाएगा। दीर्घ संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, अकाश वर्णे दीर्घा। दीर्घ किसको किसको होता है, आ ई उ रिल री, है ना, री, आ ई उ री को क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसके बाद हल संधि, हल संधि में चलिए पहली बार हल संधि की चर्चा हुई है अभी तक के वीडियो में जो, तो हल संधि में जो हल संधि का जो पहला सूत्र आपके लोक सिद्धांत कौमुदी में परिगणित है वह है स्तोष चुनाश्चुह, स्तोष चुनाश्चुह पहला सूत्र है। और इस सूत्र के जो उदाहरण है वह रामश्चेते रामश्चिनोति सच्चित सारगिंजय। इस प्रकार ये कितने चार उदाहरण जो है हल संधि के भी जान लीजिए कि रामश्चेते रामश्चुनोति सच्चित सारगिंजय, ये चार उदाहरण किसके हो गए, हल संधि के हो गए। विसर्ग संधि, चलिए विसर्ग संधि का जो पहला सूत्र है वह कौन सा है, विसर्जनीय से सह, विसर्जनीय से सह। जो विसर्ग संधि का विसर्ग करने वाला सूत्र कौन सा है, विसर्ग को सा करने वाला, विसर्ग को सा करने वाला सूत्र कौन सा है, विसर्जनीय से सह। यह विसर्ग संधि का पहला सूत्र है लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में। और जो इसके जो उदाहरण है वह है विष्णुस्त्राता, कौन सा है, विष्णुस्त्राता। और यह जो विसर्जनीय से सह सूत्र है यह कहता है कि खर परे हो तो, अर्थात खर प्रत्याहार पर में हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। कौन सा सा होता है, दंत सा, यह सा, यह सा क्या हो जाता है, कब, इस विसर्ग को सा कब होता है, इस विसर्ग को सा तभी होता है जब आगे खर परे होगा। तो ये कौन सा सूत्र कह रहा है, यह विसर्जनीय से सह सूत्र कह रहा है। इस प्रकार हम लोग ये जानकारी लिए कि विसर्ग संधि का जो पहला सूत्र है वह विसर्जनीय से सह है। इसी में विसर्ग संधि में सस जुखोरु हतोरु प्लुता दप्लुते हंस्चा आदि जो सूत्र हैं वो सब सूत्र मिलते हैं। हल संधि में स्तोष चुनाश्चुह सूत्र है, इसी में हसिचा, इसी में जो है और भी अन्य सूत्र मिलते हैं, जैसे टुनाष्टुह मिलता है, सात मिलता है, ना पदांता टोर नाम मिलता है। और इसके पहले जो परीक्षा हुई है एस्टेट की, आप उसमें देखिएगा, उसमें जो है यहाँ रोरी सूत्र से एक प्रश्न आ गया था। कहाँ से आया था, रोरी सूत्र से। और रोरी सूत्र कहाँ पर मिलता है, रोरी सूत्र जो मिलता है वह आपके विसर्ग संधि में ही मिलता है। रोरी सूत्र के जस्ट बाद ढरलोपे पूर्व से दीर्घोड़ा जो सूत्र है वहाँ से प्रश्न आ गया था। और प्रश्न था हरिरम्य, यह था प्रश्न, क्या था, हरिरम्य, यहीं से प्रश्न आया हुआ था, हरिरम्य। आप चाहे जो पुराने प्रश्न हैं वहाँ पर देख लीजिएगा, हरिरम्य इस प्रकार एक प्रश्न आया हुआ था। तो प्रश्नों को आप हल्के में मत लीजिएगा, कोई भी प्रश्न हल्के में नहीं होता है। चलिए लाकृति, इसमें संधि विधायक सूत्र कौन सा, आप बताइए इसमें संधि विधायक सूत्र कौन सा है। तो इसमें जो संधि विधायक सूत्र है वह है इको एणचि। क्या है, इको एणचि। इको एणचि क्या है, इसमें संधि विधायक सूत्र है। अच्छा, वृद्धि रेच में कौन कौन से आ गए, तो वृद्धि रेच में, चलिए वृद्धि रेच की बात करें, गंगौघा का संधि विधायक सूत्र कौन सा है, तो गंगौघा का संधि विधायक सूत्र हो गया वृद्धि रेचि, ठीक है। इसके बाद
कृष्णैकत्वम में संधि विधायक सूत्र कौन सा है कृष्णैकत्वम का, तो वृद्धि रेचि है। और देवैश्वर्यम का संधि विधायक सूत्र कौन सा है, वह भी वृद्धि रेचि है। इसके बाद एक और कृष्णौत्कंठ्यम का संधि विधायक सूत्र कौन सा है, वह है वृद्धि रेचि। चलिए शुद्ध्युपास्य का जो है संधि विधायक सूत्र कौन सा हो गया, शुद्ध्युपास्य का संधि विधायक सूत्र हो गया इको एड़ची। मध्वरी का संधि विधायक सूत्र कौन सा हो गया, इको एड़ची। लाकृति का संधि विधायक सूत्र कौन सा हो गया, इको एड़ची। और धातरंशा का संधि विधायक सूत्र कौन सा हो गया, वह हो गया इको एड़ची। इसके बाद उड़न रपरह में आएंगे तो कृष्णर्दी का संधि विधायक सूत्र कौन सा है, कृष्णर्दी का संधि विधायक सूत्र हो गया उड़न रपरह। और अर गुण करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वह हो गया उड़न रपरह। इसके बाद तौलकारह का संधि विधायक सूत्र कौन सा है, वह है उड़न रपरह। और अल गुण करने वाला सूत्र कौन सा है, वह है उड़न रपरह। आदगुणः पर आते हैं तो आदगुणः में हम लोग आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा कि उपेंद्र का संधि विधायक सूत्र कौन सा है, तो उपेंद्र का संधि विधायक सूत्र है आदगुणः। और गंगोदकम का संधि विधायक सूत्र कौन सा है, तो गंगोदकम का संधि विधायक सूत्र है आदगुणः। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर वृद्धि रेचि, इको एड़च, उड़न रपरह और आदगुणः इनकी जानकारी प्राप्त कर लिए। धात्री प्लस अंशः, ठीक है, धात्री प्लस अंशः में क्या री को रा हो जाएगा और धात्रंशः बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धात्रंशः बन जाएगा। आगे देखेंगे। शुद्ध्युपास्य लिखा हुआ है, शुद्ध्युपास्य में कौन सी संधि है, तो शुद्ध्युपास्य में कौन सी संधि हो जाएगी, शुद्ध्युपास्य में जो संधि होगी, क्या हल संधि होगी या विसर्ग संधि होगी, प्रकृति भाव संधि होगी या अच संधि होगी। ठीक है, तो अच संधि, इसमें कौन सी संधि हो गई, अच संधि हो गई। अच्छा चलिए अच संधि की छोटी सी बात हो जाए, अच संधि, ठीक है। शुद्ध्युपास्य, मध्वरी, धात्रंशा और लाकृति, यह अच संधि के अंतर्गत आता है। शुद्ध्युपास्य, मध्वरी, धात्रंशा और लाकृति में इको एड़च से ईण संधि हो जाएगा। इको एड़च से क्या हो जाएगा, ईण संधि हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा वह आएगा हरये विष्णवे नायकः पावकः, हरये विष्णवे नायकः पावकः। इसमें अच संधि में इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अच संधि में इसमें अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। तो अयादि संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं, लोक सिद्धांत कौमुदी में जो वर्णित हैं, हरये विष्णवे नायकः पावकः, ठीक है। इसके बाद दो और उदाहरण मिल जाते हैं, गव्यम और नाव्यम, ठीक है। गव्यम और नाव्यम, गव्यम और नाव्यम किस सूत्र के उदाहरण हैं, तो वान्तोई प्रत्यय, वान्तोई प्रत्यय नाम का जो सूत्र है उसके दो उदाहरण हैं, एक हो गया गव्यम और एक हो गया नाव्यम, ठीक है। ये दो सूत्र किसके उदाहरण हो गए, ये दो सूत्र हो गए वान्तोई प्रत्यय के उदाहरण हो गए। और एक जो है वार्तिक यहीं पर मिलता है, उस वार्तिक का नाम है अध्व परिमाणे चा, और उसका जो उदाहरण है वह है गव्यूति। उसका उदाहरण क्या है, गव्यूति। तो हमने देखा हरये विष्णवे नायकः पावकः, यह किसका उदाहरण है, यह एचो एवा यावा इस सूत्र का उदाहरण है, अयादि संधि का है। और वान्तोई प्रत्यय, इसमें क्या होता है, गव्यम नाव्यम जो है इसका उदाहरण है, और अध्व परिमाणे चा गव्यूति का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अच संधि में ही देखेंगे कि अगली जो संधि आ जाती है वह गुण संधि आ जाती है। गुण संधि करने वाला जो है सूत्र कौन सा है, आदगुणः है। और जो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंगुणः है। और गुण संज्ञा किनकी किनकी होती है, तो आ ए ओ इनकी गुण संज्ञा होती है। तथा जो आदगुणः के जो उदाहरण है वह है उपेंद्र और गंगोदकम। ये उदाहरण किसके मिलते हैं, ये हमको उदाहरण मिल जाते हैं आपके गुण संधि के, ठीक है। इसके बाद इसी अच संधि में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसी अच संधि में हमको एक और जो है सूत्र मिल जाता है जो गुण करने वाला होता है। गुण जो गुण करता है वह है उरण रपरह। वह गुण क्या करता है, अर और अल। अर गुण किस में करता है, कृष्णर्धि में, और अल गुण करता है तवलकारा में। इसी के बाद जो है
एक सूत्र आ जाता है वृद्धि करने वाला, वह वृद्धि करता है। वृद्धि किसको किसको करता है? वह कहता है कि वृद्धि आ आई औ को वृद्धि करेंगे। आ आई औ की वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच है। और वृद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरेचि है। और वह वृद्धिरेचि के उदाहरण क्या क्या हैं? कृष्णैकत्वम, गंगौघ, देवैश्वर्यम और कृष्णौत्कंठ्यम। ये जो है चार उदाहरण किसके हो जाएंगे? ये वृद्धि संधि के हो जाएंगे। वृद्धि के का ही एक और सूत्र है, उसका नाम है एते धत्युट्सु। यह भी वृद्धि ही करता है। और यह जो वृद्धि करता है उसके उदाहरण है उपैत, उपैदिते, पृष्ठौह। ठीक है। और इसमें एक वार्तिक लग जाता है अक्षादुहिन्यम संख्यानम। ठीक है। और एक वार्तिक लगता है प्रादुहोढोढ्ये शैष्येषु। ये भी वार्तिक लग जाता है। और इसके जो उदाहरण है प्रौढ़ा, प्रौढ़ा, प्रौढ़ी, प्रयसः, प्रयस्यः। ठीक है। एक वार्तिक और इसी में लगता है ऋते च तृतीया समासे। उसका उदाहरण है सुखार्ता। ठीक है। उसका क्या उदाहरण है? सुखार्ता उसका उदाहरण हो गया। चलिए, प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है ना प्रकृति भाव संधि। यहाँ पर ये लिखा है प्रकृति भाव संधि। तो प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो एक सूत्र आ जाता है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। या तो प्रगृह संज्ञा हो गई, है ना। तो प्रकृति भाव किसका होता है? प्रकृति भाव किसका होता है? चलिए इसके पहले बता दीजिए विसर्ग। विसर्ग का क्या है? विसर्जनीय से सह बता दिए, है ना। और प्रकृति भाव चलिए यदि प्रकृति भाव की बात करें तो हमको यहीं पर देखिए मिल जाता है हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे यमु। ये कह रहा है ईदंत, ऊदंत, एदंत अर्थात ई ईकारांत, एकारांत और ईदंत, ऊदंत, ईकारांत, उकारांत और एकारांत जो द्विवचन शब्द हैं उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। उनकी क्या होती है? प्रगृह संज्ञा होती है। तो यही क्या है? यह प्रकृति भाव ही करता है। यह क्या करता है? प्रकृति भाव ही करता है। तो प्रकृति भाव जो है करने वाला सूत्र कौन सा हो गया? प्लुत और प्रगृह को जो है नित्य करने वाला सूत्र हो गया प्लुत प्रगृह्याच नित्यम। वह कहता है प्लुत प्रगृह्याच नित्यम कहता है कि वह जो है प्लुत और प्रगृह को क्या कर देता है? नित्य कर देता है ना। इसी प्रकार ईदुदे द्विवचनम भी क्या करता है? प्रकृति भाव संधि ही करता है। ईदुदे द्विवचनम कहता है ईदंत, ऊदंत, एदंत जो द्विवचन है उनकी क्या कर देता हूँ? उनकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है? प्रगृह संज्ञा हो जाती है। ईदंत, उदंत, एदंत। ठीक है। तो यह प्रकृति भाव संधि का हो गया। और यण संधि, अच संधि का आप देख लिए हैं, विसर्ग संधि और हल संधि का। हल संधि में स्तोष, चुनाश्चु आदि सूत्र आ जाते हैं। आगे देखेंगे। आगे जो प्रश्न है वह है 30 नंबर का प्रश्न। यण संधि कहाँ है? उपेंद्र, नायक, लाकृति और रामायणम। तो उपेंद्र उप प्लस इंद्र यह जो है गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। नायका किसका उदाहरण हो जाएगा? एचो अयवायावह का उदाहरण हो जाएगा। हरय विष्णवे नायकः पावकः यह किसका उदाहरण हो जाएगा? और लाकृति किसका उदाहरण होगा? लाकृति यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह लाकृति होगा। और रामायणम किसका उदाहरण हो जाएगा? यह आकाशवर्णे दीर्घा का उदाहरण हो जाएगा। अधोलिखितेषु कः एकादेशः। अधोलिखित में कौन एक आदेश है? ठीक है।
लिखा है कि अधोलिखितेषु कः एक आदेशः। 31 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितेषु कः एक आदेशः। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा, एक आदेश कौन सा होता है। यण संधि में क्या होता है, तो यण संधि में होता है कि जो ई होता है उसके स्थान पर या हो जाता है, ठीक है। पूर्व रूप संधि में क्या होता है कि पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, पूर्व रूप करने वाला सूत्र है एंगः पदांतादति। एंगः पदांतादति, एंगः पदांतादति करता क्या है, एंगः पदांतादति जो है पदांतादेंगोत परे पूर्व रूप में एकादेश, पदांत एंगन से परे पूर्व रूप एकादेश कर देता है। तो एक आदेश करने वाला सूत्र कौन सा हो गया, यही ना हो गया। पूर्व रूप क्या है, एक आदेश होता है ना। अच्छा, विसर्ग में क्या होता है, तो विसर्जनीय शेषः। एक आदेश की अगर बात की जाए तो क्या पूर्व रूप और पर रूप में क्या होता है, पहले हम लोग यही चर्चा करेंगे कि पूर्व रूप और पर रूप में क्या होता है। एंगः पदांतादति, एंगः पदांतादति, यह जो सूत्र है ये कहता है पदांत एंग से ह्रस्व आकार के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। एक आदेश का मतलब मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर यदि हरेव को लिया जाए, हरेव को ले लिए है ना। जब हरेव को लिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसके संधि पर गए और इसका जो संधि रूप मान लीजिए निकल के आया वह है हरे प्लस अव, हरे प्लस अव, यह संधि रूप निकल के आया। अब क्या हुआ कि ये जो सूत्र आया एंगः पदांतादति, ये कह रहा है, ये सूत्र कहता है कि पदांत एंग से ह्रस्व आकार परे हो, तो पदांत एंग हमको मिल गया, पदांत भी है और एंगंत भी है। पदांत एंग से परे यदि ह्रस्व आकार भी हमको मिल गया, कह रहे पदांत एंग से ह्रस्व आकार परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाए। तो यह जो एक आदेश हो गया क्या, पूर्व रूप हो गया, इसको है ना, इसी के जैसा हो गया और यह यहाँ खंडाकार हो जाता है। खैर यह इसमें विलीन हो जाता है, किसमें, ए में। तो एक आदेश यहीं पर हुआ है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर, है ना, पूर्व रूप। बंधुओं, हम लोग 31 नंबर के प्रश्न तक क्लास किए हैं। आपको यह क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा, तथा इसका दूसरा वीडियो आपको प्राप्त करवाया जाए इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर इसके बारे में हमको राय दीजिएगा। तो इसका दूसरा वीडियो भी हम आपको प्राप्त करवाएंगे जिसमें पूरी संधि, मतलब आपका अच संधि से लेकर के हल संधि और विसर्ग संधि पूरी की मैराथन क्लास हो जाएगी, लगभग 2 से ढाई घंटे की। तो उसमें पूरा सब कुछ आ जाएगा, लगभग मैं प्रयास यही करूँगा। और आपको यह क्लास कैसी लगी आप लोग बताइए, पहली बात। दूसरा ये है कि आपका जो है आप इसको जो है लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाले जाएं उनका लेटेस्ट आपको न्यूज़ आपको उसकी प्रदान हो सके, ताकि आप उपलब्ध वीडियो को देख सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी बंधुओं तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं।